आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग एडीओ 2017 में जो आजीविका का पोर्शन है, जो 30 क्वेश्चन आए हुए थे, उसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि 2017 में क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, उसके आधार पे आपको अभी कैसे तैयारी करनी चाहिए। साथ में देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कौन कौन से पोर्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच रखें कि बुक से रट लें, तब हम लोग तैयारी करें। तो साथ में करते चलिएगा। 30 क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी की है, आजीविका का पोर्शन पढ़ा है, ठीक है, हम लोग ने इसका डिटेल एनालिसिस किया है, उसके आधार पे पता चला है हम लोग को कि ये आजीविका का पोर्शन सबसे ज्यादा ट्रिकी है आपका। तो इस वाले पोर्शन को जितना अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको एडीओ के एग्जाम में करेगा। एडीओ का भी कुछ टाइम में आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे पहले तैयारी करके रखा हुआ उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। साथ में करते हैं, देखते हैं क्या, कहां पे क्या कैसे करना है। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। एडीओ का हम लोग का नोट जो है कुछ टाइम में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं नोट्स बोल रहा हूं, बुक नहीं। बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा पेचीदा है, तो उसको जितना सिंप्लीफाइड किया जा सकता है हमने किया है। और एक आपको अच्छा कंटेंट जो रहेगा मार्केट में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही एसआई की टेस्ट सीरीज के ऊपर भी काम चल रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बहुत जल्द अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत है, ऑप्शन देखते हैं, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों को पात्रता है, उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं, या दोनों वर्गों के कृषक अपात्र हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था। डेट याद रखिएगा, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट भी बताता चलूंगा, आप चाहें तो इसको करते चलिए। 13 जनवरी 2016 ये वो डेट है जब आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया। तो मतलब क्या समझ में आता है इससे, हम लोग ऋण ले सकते हैं, ठीक है, वित्तीय संस्था से। मतलब हम लोग पात्र हैं, फसल बीमा योजना का ऋण ले सकते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी अपना प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारी या बुआई का फेल हो जाना, इसकी वजह से फसल को नुकसान होता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर हमने लिया हुआ है तो कुछ राशि जो रहेगा हम लोग का रिटर्न हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। बीमा योजना है तो ये आपको ग्रामीण विकास और आजीविका दोनों से संबंध रखता है, तो ऐसा ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और एक है हम लोग का SGSY, इसको बोलते हैं SGSY शॉर्ट में बोलते हैं, और एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये दो योजना है, बोला हुआ है कि ये जो दोनों योजना है किस बिंदु पे एक दूसरे से पृथक है। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार इसको पढ़ के देखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं और बताऊंगा कि क्या क्या बिंदु पे ये पृथक है। चलिए, अभी तक कर लिया होगा आपने। ये जो पृथक है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका ये आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा। NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। अब देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यही आज के डेट में चेंज होके क्या बन गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यही दोनों एक ही हैं, समझिएगा। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन चेंज होकर नीति आयोग हो गया, लेकिन दोनों के कार्य करने के तरीके पे अंतर है। तो वही तरीके का अंतर है आपका ये ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपका, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जो हमने इस साइड वाला लिखा हुआ है, ये जो है आवंटन आधारित रणनीति पर काम करता था। पैसा मिल गया, उसके आधार पर काम करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, याद रखिएगा इसके बारे में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है, ये डिमांड करते हैं कि हम लोग को इतने इतने की जरूरत है, उसके आधार पर ये काम करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये। सबसे पहले तो इसका डेट याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1993 में, बहुत पुराना योजना है, तब आया था। फिर बाद में हमने देखा समय का मांग कुछ और है, तो हम लोग लेके आए NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको हमने 2013, शायद 2013 का डेट है, इस डेट में हमने इसको शुरू किया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को तो देखिएगा ही देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा ये आपको। आगे चलते हैं। NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, वर्तमान BPL सूची के आधार पर, जनगणना
के अंतर्गत एसटी एससी ओबीसी एवं समान श्रेणी के लोगों के आधार पर, जनगणना के अंतर्गत जाति धर्म आधारित श्रेणी के लोगों के आधार पर, या गरीब की भागीदारी पहचान पीआईपी तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो एनआरएलएम की हम लोग पहचान जो करते हैं वो हो जाएगा आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। इसके आधार पे इसकी पहचान होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनआरएलएम के तहत समूह आधारित संस्था, जैसे हम लोग का होता है स्व सहायता समूह, को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? परिक्रामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायता कोष, या उपरोक्त सभी। ठीक है, एक बार ऑप्शन दोबारा आप ये क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा। को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये परिक्रामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायता कोष, सभी प्रकार की निधि इसको प्रदान की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एनआरएलएम के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जननी सुरक्षा योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो एनआरएलएम के अंतर्गत एक विशेष योजना जो आता है वो आता है आपका फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। देखिए इसका नाम समझिएगा, एनआरएलएम, जब इसका आप फुल फॉर्म करेंगे ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ग्रामीण संस्थाओं के ऊपर काम करना है, उनका उत्थान करना है, उनको और आगे बढ़ाना है। तो महिला सशक्तिकरण उसी से संबंधित है ना? तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना, और एनआरएलएम के बारे में पढ़ ही लीजिएगा। एक चीज और बता देता हूं आपको, एनआरएलएम जो है आपको आजीविका, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तो देखने को मिल ही रहा है, साथ में आपका जो ग्रामीण विकास वाला जो पार्ट है वहां पे भी एनआरएलएम दिया हुआ है। तो एनआरएलएम ऐसा चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको यहाँ से निश्चित ही 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। ठीक है, इससे हम लोग को एक चीज और समझ में आ रहा है, जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है ग्रामीण उद्योग के जरिए, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2000, 2005, 2010 या 2015? तो इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये भी आपका आजीविका और आपका ग्रामीण विकास दोनों में आपको देखने को मिलेगा और डिटेल देखने को मिलेगा। तो ये आपका लागू किया गया था 7वां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005। अच्छा, आप इसको शायद इस नाम से नहीं जानते होंगे, इसको आप जानते होंगे नरेगा नाम से। ठीक है, तो यही ही है नरेगा, NREGA। तो ये 2005 में क्या था आपका? नरेगा था। 25 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2005 को ये था आपका नरेगा। बाद में यही जो है चेंज हुआ। कब का डेट है? 2 अक्टूबर 2009 को ये बन गया MG, महात्मा गांधी नरेगा। इसके बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा, आपको पता है 100 दिवस का कार्य हमको मिलता है, गारंटी रहता है कि 100 दिवस का काम तो आपको मिलेगा ही। छत्तीसगढ़ सरकार ने 50 दिन का और बढ़ा दिया है। 193 रुपए का डेली का भत्ता मिलता है, रोजगार मिलता है। अगर मान लीजिए 15 दिन तक आपको काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। 30 दिन तक काम नहीं मिल रहा है तो आपने मतलब जो 193 उसका आधा पैसा मिलेगा, मतलब गारंटी है काम का। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? नारियल जटा आधारित उद्योग, वटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन या कृषि? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृषि। कृषि जो है आपका उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। कृषि तो अपने आप में एक अलग क्षेत्र है। आगे चले। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? 1956, 1966, 1976, 1986? बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 9th का ऑप्शन नंबर ए, 1956। अब ये जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो हमने ऊपर देखा था, याद करिए,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, ये उसके अंतर्गत आता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पढ़ना पड़ेगा, आजीविका है, उद्देश्य से क्वेश्चन आपके आते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना, विकास करना, योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधा और सहायता प्रदान करना, ये सारा चीज इसका ये हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। समानता स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 या 100 से 200। तो स्व सहायता समूह गांव में बहुत प्रचलित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं इसको। महिला स्व सहायता समूह बहुत ज्यादा चलता है। 10 से 20 लोग, आपको कम से कम 10 से 20 लोग चाहिए। एक स्व सहायता समूह की ये जो संख्या रहती है वो 10 से 20 की रहती है। आगे चलते हैं। क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? बैठक पंची, स्व सहायता समूह का कैश बुक, बैंक का पासबुक या उपरोक्त सभी। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि दो चीजें। अब देखिए, बैंक का पासबुक चाहिए ही आपको, बैठक पंजी भी चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार आप ऑप्शंस को पढ़िए, मैं आपको फिर इसका आंसर बताता हूँ। चलिए, इनको जो तैयार करना चाहिए वो तैयार करना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्लान और माइक्रो क्रेडिट प्लान, इसको तैयार करना चाहिए। उसके बाद फिर स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय की जाती है। आगे चलते हैं। स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा है। ठीक है, स्व सहायता समूह को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान करता है। बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष हेतु तय कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधा समूह के खाते से निकासी कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। तो इसका जो गलत आपको दिख रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये आपको मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है, कोई भी सदस्य नहीं निकाल सकता ना, कोई तो एक हेड चाहिए जो उसको संचालित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जा रहा है। स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय किया गया, तो कौन सा मापदंड गलत है? स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए। स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होनी चाहिए। ठीक है, कुछ विशेष मापदंड तो दिए गए हैं, लेकिन ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है ना, 3 साल से सक्रिय होने चाहिए, ये गलत है। 3 से 4 महीने में अगर आपका स्व सहायता समूह अच्छा खासा सक्रिय है तो आप लोन निकाल सकते हैं। तो पहला वाला जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी 3 आपके सही है। देखिए, इससे क्या होता है ना, इससे अपने को एक डिटेल भी देखने को मिलता है कि ये 3 तो सही है। तो इससे अपने को एक चीज और समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो डिटेल आने वाले हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ देखिए ना, ये सब मिला हुआ है आपको कि एक हित एक समान होना चाहिए, बचत और क्रेडिट दस्तावेज प्रमाण होने चाहिए। तो आपको स्व सहायता समूह आप पढ़ रहे हैं तो स्व सहायता समूह का आपको डिटेल पता होना चाहिए। टॉपिक इतने सारे दिए हुए हैं और हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिएगा, अभी नहीं बना रहे हैं तो हमारे नोट्स का आप वेट कर सकते हैं, मार्केट में बहुत जल्द आपको नोट्स देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। सरकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वाणिज्य बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक एक को सहकारी संगठन है। वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित है। सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। वाणिज्य बैंक की तुलना में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश में सहकारी बैंक का कम दायरा है। चलिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है बोला है ना, बाकी का तो देखिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये अलग से ही हाईलाइट हो रहा है कि सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित, कहीं से सही नहीं लग रहा है ना। कितने सारे शेड्यूल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेट बैंक है, वो सारे कहाँ से चलते हैं आपके? सबको भारतीय रिजर्व बैंक ही नियंत्रित करता है। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, डेली लाइफ से आप जो रिलेट है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका सहज बुद्धि है, कॉमन सेंस आप यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे तरीके से बुक में आपको घुस जाना है।
सरकारी बैंक को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, निजी क्षेत्र, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप ऊपर वाले देखिए, 15 नंबर को जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि सी वाला गलत है, तो मतलब 3 सही है। यहाँ पे क्या बोला, सहकारी बैंक कौन सा गठन गलत है, 15 में यही बोला था ना, तो मतलब सहकारी बैंक एक सहकारी गठन है और सहकारी बैंक को सहकारी सोसाइटी अधिनियम से जोड़ा गया है। सहकारी सोसाइटी अधिनियम से रेगुलेट होता है आपका सहकारी बैंक। और यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी बैंक, उपरोक्त तो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ तो है ही नहीं ना सहकारी सोसाइटी अधिनियम, और जबकि वही आपका आंसर है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं ही होगा। तो हमने क्या किया, 15 नंबर को थोड़ा सा डिटेल पढ़ाना, तो वहां से 16 नंबर का आंसर निकल गया। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, तैयार रहिएगा इसके लिए। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? सहकारी, वाणिज्यिक, रिजर्व बैंक या निजी बैंक? रिजर्व बैंक से तो लोन वैसे ही नहीं ले सकते आप, कमर्शियल बैंक से भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, तो हम लोग मेनली सहकारी बैंक को फॉलो करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक है आपका, कम ब्याज पे अच्छे खासे रेट इस पे मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगला, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति बैंक का शेयर धारक होता है, हित धारक होता है, कॉपीराइट धारक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, शेयर धारक ही होगा ना। ठीक है, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या रहेगा, खाता धारक, सॉरी शेयर धारक। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसान को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, कौन सा है? भीम, भुवन, ई नाम और IRCTC। आप एलिमिनेट करेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। भीम यूपीआई पे, IRCTC रेलवे से संबंधित है, भुवन और ई नाम, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये आपका बहुत ज्यादा पहले भी चर्चा में रहा था और आज भी चर्चा में रहा है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इसका सही हो जाएगा। इससे मंडियों पे क्या दरें चल रही है, क्या रेट चल रहा है, क्या हरकतें हो रही है, ये सारी चीजें के बारे में किसानों को पता चल सकता है। इसका यूज जरूर करिएगा। भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौती के संबंध में कौन सा सही है? ग्रामीण बाजार से एवं बाजारों तक परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार व्यवस्था, अप्रभावी वितरण चैनल या उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब क्या है क्वेश्चन का, एक ग्रामीण बाजार में कुछ चुनौतियां हैं, आप क्या क्या चीज करेंगे तो उस चुनौतियों से निपटा जा सकता है। आपको परिवहन तो चाहिए ही ना, परिवहन करेंगे, जरूरी है, सामान आना जाना, तभी तो सब सही हो पाएगा, है ना। भंडार व्यवस्था भी आपको चाहिए ही, एक ही बार में सारा सामान तो बिक नहीं सकता। वितरण चैनल, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की भी आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। इधर के कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, आप मोस्टली मान के चलिए 30 में से 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपका डेली लाइफ से संबंधित। तो आप क्या है ना, थोड़ा सा सहज बुद्धि का उपयोग करेंगे या अगल बगल थोड़ा सराउंडिंग का विश्लेषण करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप। निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री या वाहन। देखिए, इसको बस हम लोग ऐसा ही बुद्धि का प्रयोग करते तो अपने को चल जाएगा, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री, मतलब डे टू डे लाइफ वाली, ये वाली ज्यादा चलेगी ना। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? आईटीसी लिमिटेड, भेल, ओएनजीसी, एससीसीएल। देखिए, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं आपके, भेल, ओएनजीसी और एससीसीएल। ये भारत सरकार की बड़ी कंपनियां हैं। महारत्न, आपका महारत्न कंपनी मिलेगा, नवरत्न कंपनी मिलेगा, मिनी रत्न कंपनी, तो ये आपका क्या करेगी ग्रामीण बाजार में? आईटीसी लिमिटेड बाय डिफॉल्ट आपका आंसर हो जाएगा। और जिनको आईटीसी के बारे में नहीं पता है उनको बता देता हूं मैं। ये देखिए, शुरुआत में आया था, इसका फुल फॉर्म है आपका इंपीरियल टोबैको कंपनी। ऐसा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपने सनफिस्ट की बिस्किट खाई होगी, इप्पी नूडल्स जरूर खाया होगा, आशीर्वाद का आटा जरूर खाया होगा, वो सारे आईटीसी लिमिटेड वाले। तो ये आपको ज्यादातर ग्रामीण बाजार में यही देखने को मिलेगा ना, ये तो नहीं मिलते आपको। ठीक है, तो ये तीन को ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, आपका आंसर निकलेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा होती है? वसा यानी कि डेंसिटी होता है, मक्खन, घी, पनीर या दही। बताइए कौन सा सबसे गाढ़ा है? सही आंसर क्या हो जाएगा, घी। घी ज्यादा गाढ़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पादन सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? पनीर, खोआ, मलाई या घी। इसका भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, घी। लंबे समय तक हम लोग इसको रखते हैं, यूज करते हैं।
निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? फैट। वसा यानी कि फैट। गाय, भैंस, बकरी या भेड़? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, बफेलो यानी कि भैंस। हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? गेहूं भूसा, मक्का, मूंगफली खली या धान भूसा? तो ज्यादा क्या होता है अपने पास? धान। तो क्या खिलाएंगे हम लोग? धान भूसा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? हरित, नील, श्वेत या लाल क्रांति? तो क्रांति जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, क्रांति का एक अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है और क्रांति से आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति। मत्स्य से संबंधित है, इसको मतलब ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नील क्रांति। हरित क्रांति आपको पता ही है, MS स्वामीनाथन उसके जनक थे। पूरे वर्ल्ड में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। श्वेत यानी कि सफेद क्रांति, मतलब दूध उत्पादन से संबंधित है आपका श्वेत क्रांति, ठीक है। सर्गियस जो थे वो इसके फाउंडर थे। लाल क्रांति आपका टमाटर और मीट उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली इधर से देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित ऐसे कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? कौन सी ऐसी योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संचालित जो है, देखिए ये तो आपको कहीं से दिख नहीं रहा है, ग्रामीण विकास से, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हो सकता है कृषि मंत्रालय से रहेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये शुरू कब से हुआ था? शुरू हुआ था आपका 2014 से। 2014 आसपास से शुरू हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, कौशल योजना है। ये कौशल्या लिखा गया है, उसको सही कर लीजिएगा, ट्रेनिंग से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है? देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था हरित क्रांति का संबंध और श्वेत क्रांति का संबंध। ऑप्शन देख लेते हैं और टिक लगाते हैं डायरेक्ट। मैंने क्या बताया था आपको? हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पूछा है ना, तो भारत में तो MS स्वामीनाथन है। और श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, ये थे श्वेत क्रांति के संस्थापक, बोल सकते हैं इन्होंने क्रांति लाया होता है। ये वर्गीज कुरियन ही है जो अमूल के को फाउंडर है, ठीक है। ये वर्गीज कुरियन ही है जिन्होंने अमूल का मूवमेंट शुरू किया। उस टाइम में भारत की स्थिति ऐसी थी कि हम लोग बाहर से दूध मंगाते थे। ये वर्गीज कुरियन का आपका व्हाइट रेवोल्यूशन ही था जिसने अमूल को खड़ा किया। ये आप बोल सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव कंपनी में से एक है अमूल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, MS स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन। आगे चलते हैं। मिश्रित खेती से क्या संबंध है? क्या मतलब होता है मिश्रित खेती का? तो हमने जैसे पढ़ा हुआ उसके हिसाब से क्या है, फसल तो कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा अगर आप पशुपालन भी कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? आपका मिश्रित खेती पे आ जाता है, ठीक है। तो एक ही भूमि में फसल की खेती करते हुए पशुओं का भी पालन करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, बताता हूं मैं आपको। NRLM बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो पढ़ ही लीजिएगा। फिर बोल रहा हूं मैं, आपका आजीविका और ग्रामीण विकास दोनों में है ये। आपको आराम से यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो मैं भी शायद और भी क्वेश्चन देखने, दोनों को जोड़ देंगे तो आराम से मिल जाएगा आपको 6 से 7 क्वेश्चन। क्रांति जो दिया हुआ है, श्वेत क्रांति हो गया, आपका नीली क्रांति, पीली क्रांति हो गया जो दाल से संबंधित है, ये सबको करिए ना यहाँ से, बहुत इजी है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से हैंडल कर लेंगे, आराम से बन जाएगा आपका। कोऑपरेटिव मूवमेंट दिया हुआ है आपका, महिला स्व सहायता समूह है, बैंकिंग वगैरह दिया हुआ है, इस सबको बहुत अच्छे से करिएगा। एनआरएलएम जो है इसको बहुत अच्छे से करिएगा। इस जगह के लिए पूछे तो बाजार, आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, बस आप क्या सीक्वेंस कर सकते कि एनआरएलएम थोड़ा सा हार्ड है तो नहीं, इसको थोड़ा सा लास्ट में कर देते हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छा नोट्स मिल जाएगा ना, आपको दिक्कत नहीं करेगा। कुछ टाइम में एडीओ के कोर्सेज के बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे
और जो जिनको भी ऑफलाइन क्लासेस करना होगा, नीचे हमारा एकेडमी का नया एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। नीचे ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे और करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।